वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी कर लिया और मैंने आपका उस चैप्टर का क्विज़ भी कंडक्ट किया, दैट इज़ ऑडिट एंड अश्योरेंस, जिसमें हमने अश्योरेंस के मीनिंग्स, उसकी प्रोविजंस और टाइप्स ऑफ अश्योरेंस के बारे में पढ़ा। आज का जो चैप्टर है इसका नाम अपन अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशंस, जो कि प्योरली कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग है। इसमें हम इसका सेक्शन 223 सब सेक्शन 5 एंड 9 पढ़ेंगे, सेक्शन 246 एंड सेक्शन 247 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्योरली पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट 2017 के हवाले से है, क्योंकि जो भी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी उस पर कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो इम्पोज किया जाता है, वो लागू किया जाता है। तो ऑडिट के हवाले से, एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से कंपनीज एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से समझें, ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आए सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ डिस्कस करना है। कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेफिनेशन, फिर इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कंपनीज़ को ऑडिट से, स्टैट्यूटरी ऑडिट से एग्जाम्शन क्यों दे दी जाती है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में किन किन कंपनीज़ के लिए, किन किन इदारों के लिए ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी है, लाजमी है। फिर पाकिस्तान में ऑडिटर की क्या क्वालिफ़िकेशन है कंपनीज़ एक्ट 2017 के सेक्शन 247 के मुताबिक, और क्या डिसक्वालिफ़िकेशंस हैं सेक्शन 247 के मुताबिक। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर डिस्कस करेंगे और इसके साथ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट से। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, इसके क्या मीनिंग हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स में पढ़ा था कि 4 तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं: एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट की वो टाइप जो कंपनीज़ के लिए कंपल्सरी कर दी जाती है वो है एक्सटर्नल ऑडिट। बाकी जो टाइप्स हैं वो कंपनी के ऑप्शन हैं, वो करवाना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो करवा सकती हैं, लेकिन जो कंपल्शन है कंट्रीज़ रूल्स के मुताबिक, कंपनीज़ एक्ट के मुताबिक, वो एक्सटर्नल ऑडिट की कंपल्शन है। तो जिन कंपनीज़ के लिए एक्सटर्नल ऑडिट को उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसा कि पाकिस्तान में कंपनीज़ एक्ट है 2017, उससे पहले कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 था। तो पाकिस्तान में जिन कंपनीज़ के लिए एक्सटर्नल ऑडिट को कंपल्सरी कर दिया जाता है हम उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनीज़ एक्ट उसे कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट व्हेन बिकम्स कंपल्सरी और मैंडेटरी ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडिट जो है वो पाकिस्तान में कंपल्सरी है। बहरहाल एक्सटर्नल ऑडिट जब कंपनीज़ के लिए कंपल्सरी कर दिया जाता है, मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आपने लाजमी एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद उन्हें ऑडिट करवाना है, तो दैट ऑडिट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। है तो एक्सटर्नल ऑडिट ही, क्योंकि ये कंपल्सरी है, स्टैचू के मुताबिक, कानून के मुताबिक कंपल्सरी कर दिया जाता है, दैट्स वाई इसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट का कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट का लाजमी हो जाना, कंपल्सरी हो जाना कि वो कंडक्ट किया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए। एक्सटर्नल ऑडिट व्हेन बिकम्स कंपल्सरी और मैंडेटरी ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस थ्रू कंट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री में
कुछ कंपनीज़ के लिए लाजमी है, कुछ के लिए लाजमी नहीं है। तो हमने पाकिस्तान कंपनीज़ एक्ट के मुताबिक पढ़ना है कि पाकिस्तान में किन के लिए स्टैट्यूटरी है और किन के लिए स्टैट्यूटरी नहीं है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेफिनेशन के बाद हम इस ओवरव्यू कर लें जी, स्टैट्यूटरी ऑडिट के, एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, जो कि ISA 200 में भी लिखे हुए हैं और कंपनीज़ एक्ट भी कहता है भाई कि मेनली देर आर 3 एडवांटेजेस। अब आपने बीकॉम लेवल पर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पढ़े हैं, वो जाहिर सी बात है राइटर्स के मुताबिक होते हैं। ये जो एडवांटेजेस हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखे हैं कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है उसको करवाने के 3 फ़ायदे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट के 3 फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसको लाजमी किया जाता है। एक तो इम्पार्शल व्यू मिल जाता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के रिज़ल्ट्स के बारे में एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिल जाती है। सेकेंडली, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपर्ट होता है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, तो वो आपको आपके अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में रिकमेंडेशंस देता है, इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देता है, सजेशंस देता है। जो डेफिशिएंसीज होती हैं आपके अकाउंटिंग सिस्टम में, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, वो उनके बारे में आपको गाइड करता है कि आप इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है कि ये बाय प्रोडक्ट है एक्सटर्नल ऑडिट की, कि वो आपको रिकमेंडेशंस और सजेशंस देता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है थर्ड नंबर पर कि वो जब एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा हो, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा हो, तो वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर ले। प्रीवियसली शायद आपने पढ़ा हो भी कि एक्सटर्नल ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जहाँ एक्सटर्नल ऑडिट करवाने से एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं, सारे के सारे एरर्स और फ्रॉड, और शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ये हो। लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद, सबसे मेन बेनिफिट है इम्पार्शियल व्यू, देन रिकमेंडेशन, देन लास्ट पर कि ये पॉसिबिलिटी है कि जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा हो, ऑडिट कंडक्ट कर रहा हो, तो कुछ एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएं। बट नॉट नेसेसरीली कि सारे एरर्स और फ्रॉड वो डिटेक्ट करे, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी नहीं है। हमने CA पास पेपर में भी डिस्कस किया, वैसे भी ISA 200 में डिस्कस किया कि ऑडिटर की ये जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करे। हाँ, वो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करे, ऑडिट कंडक्ट करे, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते वक्त पॉसिबल है कि वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर ले, बट नॉट ऑल एरर्स एंड फ्रॉड। तो एक्सटर्नल ऑडिट जब कंपलसरी कर दिया जाए तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, और उसके एडवांटेजेस हैं जी कि आपको इम्पार्शियल ओपिनियन मिल जाता है, रिकमेंडेशन मिल जाती हैं अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब वो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करें तो आपको एरर्स और फ्रॉड जो हैं उनका पता चल जाए। तो हमने आउटलाइन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इट्स एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं जी स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है ये किन के लिए है, पाकिस्तान में किन के लिए ऑडिट करवाना स्टैट्यूटरी है, लाजमी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किन किन इदारों के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है। यह आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, और जब आप किसी कंपनी में जॉब करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉई हूँ, यहाँ पर ऑफिसर हूँ, तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई मेरी इस कंपनी के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है स्टैचू के मुताबिक, कानून के मुताबिक, या नहीं है। तो पाकिस्तान में ऑडिट करवाना किन किन के लिए स्टैट्यूटरी है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किन के लिए ऑडिट स्टैट्यूटरी है, ये पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 223 उसके सब सेक्शन 5 में डिटेल से लिखा हुआ है, और 9 में लिखा हुआ है कि किन के लिए पाकिस्तान में ऑडिट करवाना कंपलसरी है, लाजमी है, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाता है कमीशन की तरफ से। कमीशन मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए शॉर्ट एब्रीवेशन जो है वो कमीशन इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना किन के लिए, ऑडिट करवाना किन के लिए स्टैट्यूटरी है, लाजमी है। ऑल कंपनीज़, पाकिस्तान में तमाम कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है। All companies are required to get their statutory financial statements audited. सेक्शन 223 के मुताबिक तमाम कंपनियों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना लाजमी है, एक्सेप्ट
सिवाय मतलब किन के लिए स्टैट्यूटरी नहीं है, तो बजाय इसके कि हम ये पढ़ें भाई इन के लिए लाजमी है, भाई ये बताया जा रहा है स्टैंडर्ड में कि इनके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बाकी सब के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऑल कंपनीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि कंपनीज़ एक्ट में कंपनीज़ कौन कौन सी टाइप्स की हैं, ऑल कंपनीज़ का क्या मतलब है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं जी कि किन के लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब के लिए लाजमी है। तो किन के लिए लाजमी नहीं है जी? ऐसी प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी सिंगल मेंबर कंपनीज़ जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा ना हो, मतलब 1 मिलियन तक हो या 1 मिलियन से कम हो, तो उनके लिए ऑडिट करवाना, एक्सटर्नल ऑडिट करवाना पाकिस्तान कंपनीज़ एक्ट 2017 के मुताबिक लाजमी नहीं है। कंडीशन ये है, सच कंपनी इज़ नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, कि ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, मतहत ना काम कर रही हो। नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन वो किसी पब्लिक कंपनी की मतहत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वापडा एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसकी मतहत कंपनी डिफरेंट हैं, जैसे गैपको है, सेपको है, लेपको है, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी है, इस तरह सियालकोट इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी है, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी है। ये सारी क्या है? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी एंड अ सिंगल मेंबर कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है ये जानना कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका कैपिटल 1 मिलियन से कम है या 1 मिलियन है, 10 लाख है, उनके लिए ऑडिट करवाना पाकिस्तान में लाजमी नहीं है। कंडीशन ये है कि वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। तो पता चल रहा है जी कि एक स्मॉल कंपनी है ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख की कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, तो स्मॉल कंपनी को ऑडिट से निकाल दिया गया, उनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है। बाकी तमाम कंपनियों के लिए पाकिस्तान कंपनीज़ एक्ट 2017 के मुताबिक ऑडिट करवाना लाजमी है। अब हम डिस्कस करते हैं जी ऑल कंपनीज़ का क्या मतलब है, ऑल कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं। हमने इनकी डिटेल तो डिस्कस नहीं करनी क्योंकि हमारा मकसद तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को डिस्कस करना है, कंपनीज़ की टाइप्स को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ भाई ऑल कंपनीज़ का क्या मतलब है। तो कंपनीज़ एक्ट 2017 के सेक्शन 223 में लिखा हुआ है कि ऑल कंपनीज़ का मतलब है पब्लिक सेक्टर कंपनी जितनी भी पाकिस्तान में, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी भी, पब्लिक कंपनी होल्डिंग एसेट्स इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 एंड 45 ऑफ कंपनीज़ एक्ट, ये NGOs वगैरह जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये भी कंपनीज़ में आती हैं, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज़, प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज़ एंड सिंगल मेंबर कंपनीज़, ये वो सारी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हमने कहा भी इन सब के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है, सिवाय ऐसी प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी। मतलब बाकी तो सारी प्राइवेट कंपनी के लिए भी लाजमी है, सिर्फ ऐसी प्राइवेट कंपनी और ऐसी लिस्ट जो सिंगल मेंबर कंपनी है जिनका कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा ना हो और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो, तो उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। तो अगर हम फोकस करें कि किन के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है, तो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ बड़ी कंपनीज़ के लिए, स्मॉल कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी ये है कि क्यों स्मॉल कंपनीज़ को ऑडिट से एग्जैम्प्ट कर दिया गया, छूट दे दी गई कि उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। तो आप चैप्टर आउटलाइन देख सकते हैं, हमने इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और इट्स एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी जो हमें पता चला है कि पाकिस्तान में स्मॉल कंपनीज़ में ऑडिट करवाना स्मॉल कंपनीज़ के लिए लाजमी नहीं है। ऐसा क्यों है? वाई स्मॉल कंपनीज़ आर गिवन एग्जम्पशन फ्रॉम ऑडिट।
तो इसकी ये रीज़न्स हैं जी। सबसे पहली रीज़न कि क्यों स्मॉल कंपनीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया गया स्टैट्यूटरी ऑडिट से, सबसे पहली वजह है डिफ़िकल्टी टू बियर ऑडिट एक्सपेंसेस। स्टैट्यूटरी ऑडिट जब आप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको, जो क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट हैं ऑडिटर की वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, ऑडिट एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ेगा, ऑडिट फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो स्मॉल कंपनीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो ऑडिट एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, या उनके ऊपर एक बर्डन होता है। इस पॉइंट को नज़र में रखते हुए कंपनीज़ एक्ट जो है वो रिलीफ दे देता है, एग्जाम्प्ट कर देता है स्मॉल कंपनीज़ को कि आप ऑडिट ना करवाएं, लेकिन उनके लिए फिर भी लाजमी होता है कि भाई उन्होंने अनऑडिटेड मतलब ऑडिट के बगैर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी कमीशन को जमा करवानी होती हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करवानी होती हैं अनऑडिटेड, बगैर ऑडिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस वजह से उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। सेकेंडली, ड्यू टू अनकम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, देखें स्मॉल कंपनीज़ के जो प्रोसीजर्स है ना, प्रोसीजर्स मतलब परचेज़ का जो प्रोसीजर है, सेल्स का जो प्रोसीजर्स है, कैश हैंडलिंग का जो सिस्टम है, एम्प्लॉयज़ की हायरिंग का सिस्टम है, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने का सिस्टम है, जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, अनकम्प्लिकेटेड ना। फॉर एग्जांपल ना उन्हें टेंडर नोटिस देने पड़ते हैं, ना बिडिंग होती है, स्मॉल परचेजेज होती हैं, स्मॉल बिजनेस होता है। अनकम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की वजह से उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं होता, क्योंकि उनके प्रोसीजर्स, उनका सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं फ्रॉड के, एरर्स के, मैनिपुलेशंस के, पर्सनल बेनिफिट लेने के। थर्डली, अनसोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखें जब ऑडिट होगा ना, तो ऑडिट होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, चेक किया जाएगा कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल कंपनीज़ के लिए एक प्रॉपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसमें क्वालिफाइड लोगों को हायर करना, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये बड़ा मुश्किल होता है। उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बड़े सिंपल होते हैं, फ्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी हुई होती, क्योंकि उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं। दैट्स वाई उनके अकाउंट्स का प्रॉपर ऑडिट नहीं किया जा सकता, ऑडिट स्टैंडर्ड्स उन पर अप्लाई नहीं किए जा सकते, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑडिट करवाने की वो फुलफ़िल नहीं की जा सकती। तो दैट्स वाई उनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं होता। फोर्थ, फ्यू ट्रांजैक्शंस। देखें जहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो वहाँ पर उन ट्रांजैक्शंस में फ़्रॉड करना, एरर करना, पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्रांजैक्शंस को करना ये मुमकिन नहीं होता। तो क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, चांसेस जो हैं वो मैनिपुलेशन के, मिस स्टेटमेंट के, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई उनको ऑडिट से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। फिफ्थ बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जितना बिज़नेस स्मॉल लेवल का होगा उस बिज़नेस को चलाने वाले आम तौर पर उसके ऑनर्स होते हैं। जितना बिज़नेस वाइड होता जाएगा, एक्सटेंसिव होता जाएगा, उतने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, उतनी क्वालिफाइड मैनेजमेंट हायर करनी पड़ेगी, पेड पर्सनस को हायर करना पड़ेगा, उतना बिज़नेस जो है वो मैनेजमेंट के ओनरशिप से निकलकर पेड पर्सनस के हाथ में चला जाएगा। तो स्मॉल बिजनेसेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट में कंसंट्रेशन होती है, मतलब इसका मतलब ये जो ओनर्स होते हैं वही मैनेजमेंट में फ़ैसले कर रहे होते हैं, इंतज़ामिया का हिस्सा होते हैं, बिज़नेस को में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं स्मॉल बिजनेसेस में। क्योंकि ओनर्स खुद मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, इसलिए फ्रॉड के, एरर के, मैनिपुलेशन के, मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन जब बड़ी कंपनीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर ओनरशिप सेपरेट होती है, मैनेजमेंट सेपरेट होती है, मतलब आपका बिज़नेस जो है वो मैनेजमेंट, पेड पर्सनस के हाथ में होता है जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस में क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट ओनर्स के हाथ में मैनेजमेंट होती है, दैट्स वाई वहाँ पर ऑडिट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें ऑडिट से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है।
लास्ट पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसका मतलब ये है जी कि स्मॉल बिजनेसेस में स्मॉल सिस्टम होता है। स्मॉल सिस्टम आप इसी से एग्जांपल ले लें कि लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड एम्प्लॉय होंगे, लिमिटेड प्रीमिसेस होंगी, छोटी सी दुकान, छोटी सी आउटलेट, छोटी सी बिल्डिंग, थोड़ी मशीनरीज होंगी, थोड़ा रॉ मटेरियल ख़रीदा जाएगा। मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा महदूद होता है, जिस पर नज़र रखना आसान होता है, तो बड़े कम चांसेस होते हैं टू ओवरराइड के सिस्टम के मुखालिफ जाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया जाए। तो लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल कंपनीज़ में सिस्टम बड़ा लिमिटेड सा होता है, जिसमें जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, उनके लिए उनको फ्लरिश करने का मौका नहीं मिलता, उनको चांसेस नहीं मिलते कि वो मैनिपुलेट कर सकें, मिस स्टेटमेंट कर सकें, मिस अप्रोप्रिएशन कर सकें, बिज़नेस में से ज़ाती फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दैट्स वाई स्मॉल कंपनीज आर गिवन ऑडिट एग्जाम्पशन, बिकॉज दे कैन नॉट बियर हैवी ऑडिट एक्सपेंसेस, because of their uncomplicated मतलब simple procedures, because they don't have sophisticated accounting records, there are few transactions in small companies, and there is concentration of ownership and management, and there is limited internal control system। तो ये वो रीज़न्स थी जिनकी वजह से स्मॉल कंपनीज़ को ऑडिट से एग्जाम्पशन दे दी गई। हम वापस आउटलाइन पर आते हैं ताकि हमें पता चले भी हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं। पाकिस्तान में किन किन के लिए ऑडिट करवाना लाजमी है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और थर्डली हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि स्मॉल कंपनीज़ को पाकिस्तान में या ओवरऑल दी वर्ल्ड क्यों ऑडिट से एग्जैम्प्ट कर दिया जाता है, इनके लिए ऑडिट करवाना लाजमी नहीं होता। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिट। आपने बीकॉम लेवल पर शायद ये टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन अब आपने इसे कंपनीज़ एक्ट के मुताबिक पढ़ना है। बीकॉम में आपने इसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक पढ़ा था और बड़ा कंसाइज सा, बड़ी लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है सेक्शन 247 के मुताबिक। पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये क्वालिफ़िकेशन जो है वो जाहिर सी बात है लाजमी है, इसके बगैर कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म ऑडिट नहीं कर सकती। कौन सा ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट। जब बात होगी स्टैट्यूटरी ऑडिट की, जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक ऑल कंपनीज़ के लिए लाजमी है, सिवाय उन प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनीज़ के लिए जिनका कैपिटल जो है वो 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम है, उनके लिए सिर्फ लाजमी नहीं है। बाकी जिनके लिए भी ऑडिट करवाना स्टैट्यूटरी है, उन्हें ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन को फॉलो करना है। जो ऑडिटर क्वालिफाइड नहीं होगा उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 247 के मुताबिक पाकिस्तान में, पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 247 के मुताबिक कौन कौन क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए। तो देयर आर 2 क्वालिफ़िकेशन, मतलब ये 2 तरह की क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में रिक्वायर्ड हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। पाकिस्तान में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक एंड हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP, पाकिस्तान में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करने वाला इदारा जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक, और उसने वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे हाउस जॉब डॉक्टर्स करते हैं ना, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स क्लियर करने के बाद या एक पर्टिकुलर जो मॉड्यूल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स का, उसको क्लियर करने के बाद उनको इजाज़त होती है कि वो किसी अकाउंटेंसी फर्म में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिस करें।
तो वो जो इंटर्नशिप होगी उसे आर्टिकलशिप कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्स की हाउस जॉब होती है, ताकि वो प्रैक्टिकली देखें कि भाई जो उन्होंने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है। वो 2 साल की हाउस जॉब करने के बाद उनको ये इजाज़त होती है, लाइसेंस मिलता है कि वो प्राइवेटली या इंडिपेंडेंटली जो है वो पेशेंट्स को चेक कर सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आई कैप में आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। उस जो आपने इंटर्नशिप आर्टिकलशिप की होती है उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। फिर आई कैप आपको सर्टिफिकेट जारी करता है कि ठीक है अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ कंप्लीट ना की हो, बल्कि आई कैप से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपने रिसीव किया हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको इशू किया गया हो, देन क्वालिफाइड, फिर वो क्वालिफाइड होंगे टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ऑल कंपनीज। तो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, इसको करने के बाद, आई कैप से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कर लेने के बाद, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पाकिस्तान की किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब उसकी जो बनाई हुई रिपोर्ट है वो एक्सेप्टेबल होगी, उसके जो सिग्नेचर हैं वो वैल्यूएबल होंगे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपकी कमीशन जो है SCCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगी। तो पाकिस्तान में ये क्वालिफ़िकेशन सबसे सुपीरियर क्वालिफ़िकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि ऑल कंपनीज़ के ऑडिट करने के लिए क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल कर देती है। सेकंड क्वालिफ़िकेशन दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो विद इन द मीनिंग्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस, जिन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की हो और सर्टिफिकेट लिया हो, हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इन्हें इशू किया गया हो ICMAP की तरफ से। ICMAP स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान। 2 इदारे हैं जी, एक आई कैप और एक ICMAP, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान। या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स किया हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1966 के मुताबिक, और सर्टिफिकेट लिया हो ICMAP से, ये क्वालिफाइड होते हैं कि कंडक्ट करें स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखें, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हर तरह की कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं ना, लेकिन जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं ये क्वालिफाइड हैं कि ये ऑडिट करें सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ का, हैविंग पेड अप कैपिटल लेस दैन 3 मिलियन। ये सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज़ का ऑडिट कर सकते हैं जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 3 मिलियन 30 लाख से कम हो। मतलब अगर किसी प्राइवेट कंपनी का और कैपिटल जो है वो 3 मिलियन से मतलब 30 लाख से ज़्यादा है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनका ऑडिट नहीं कर सकते। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज़ को ऑडिट कर सकते हैं जिनका कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, 30 लाख से कम हो। मतलब मैंने पहले भी कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे सुपीरियर है, क्योंकि इसको करने के बाद आप हर कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करने के बाद आप सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ को ऑडिट कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ भी सारी नहीं, सिर्फ वो प्राइवेट कंपनीज़ जिनका कैपिटल 3 मिलियन से कम हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वो प्राइवेट कंपनी ना हो जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनीज़ की, हैव हूएवर डू नॉट गेट दिस ऑप्शन। मतलब प्राइवेट कंपनीज़ में पहली लिमिट तो ये थी कि उनका कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और शर्त ये है कि वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो, वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो। अब 2 देखें शर्तें हैं यहाँ पर, एक तो प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, दूसरा वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी ना हो, देन ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनको जो ऑडिट है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सेकंड क्वालिफिकेशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान में ऑडिट करने। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कि पाकिस्तान में
कौन है जो डिसक्वालीफाइड है, जिससे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवा सकते। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी सेक्शन 247 में ही डिस्कस की गई है। टोटल कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक टोटल 14 डिसक्वालिफिकेशन है, 14 डिसक्वालिफिकेशंस हैं कि ये ऑडिट नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिट आप इनसे नहीं करवा सकते। देखिए पहले अगर मैं आपसे पूछूं बताएं भाई डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या है, तो माइंड में आता है जी जो क्वालिफाइड नहीं है वो डिसक्वालीफाइड है। मतलब ये कहा जा सकता है ना भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसने नहीं की हुई वो डिसक्वालीफाइड है, या जिसने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नहीं की हुई वो डिसक्वालीफाइड है। नहीं, देखें डिसक्वालिफिकेशन तब होती है जब कोई क्वालिफाइड डिसक्वालीफाई होता है। एक शख्स रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, वो डिसक्वालीफाइड किस बात का। डिसक्वालीफाइड वो होता है जो रेस में क्वालिफाई करता है लेकिन किसी वजह से उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा वो डिसक्वालीफाइड है, या जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं होगा वो डिसक्वालीफाइड है। भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होंगे, फिर भी ये 14 रीज़न हैं जिनकी वजह से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बीकॉम में आपने जो बीकॉम आईटी आपने 2 ईयर्स का किया हुआ है उसमें आपने मैक्सिमम 5, 6, 7 पढ़ी होंगी, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक टोटल 14 डिसक्वालिफिकेशंस हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी टॉपिक आपके लिए। तो सबसे पहली डिसक्वालिफिकेशन है जी, बड़ी सिंपल है, एनी एम्प्लॉय ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी जिसका ऑडिट करना है उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय, उस कंपनी का कोई ऑफिसर, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अब देखें इसका मतलब क्या बोला, वो एम्प्लॉय बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑफिसर बेशक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो डायरेक्टर बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है ना, मतलब क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, लेकिन वो डिसक्वालीफाइड क्यों है, क्योंकि वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसी कंपनी का ऑफिसर है, उसी कंपनी का डायरेक्टर है। दैट्स वाई इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट राय नहीं दे सकेगा। तो इवन देन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, क्योंकि वो उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, दैट्स वाई वो उसी कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकेगा, वो डिसक्वालीफाइड है। सेकंड डिसक्वालिफिकेशन, एनी पर्सन हु इज़ पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर और डायरेक्टर, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के डायरेक्टर का कोई पार्टनर, पार्टनर मतलब किसी और बिजनेस में, कंपनी का एम्प्लॉय है उसका कोई पार्टनर है किसी दूसरे बिजनेस में, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो, लेकिन वो डिसक्वालीफाइड है। इवन देन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय का, ऑफिसर का, कंपनी के डायरेक्टर का वो पार्टनर है इन अदर बिजनेस, किसी दूसरे बिजनेस में। तो हर कोई आज़ाद है, वो जितने मर्जी बिजनेस कर सकता है, वो जॉब भी करे, एम्प्लॉय भी हो और कोई बिजनेस भी चला रहा हो। तो कंपनी के एम्प्लॉय, ऑफिसर और डायरेक्टर का कोई पार्टनर जो किसी दूसरे बिजनेस में उसका पार्टनर है वो यहाँ पर आकर ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिसक्वालीफाइड है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। बड़ी क्लियर वजह है, जाहिर सी बात है, वो अपने पार्टनर की गलती को, उसकी फ्रॉड को, उसकी मैनिपुलेशन को, मिस स्टेटमेंट को कभी भी इंडिपेंडेंटली रिवील नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका पार्टनर है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई कंपनीज एक्ट उसको डिसक्वालीफाई कर देता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। थर्ड डिसक्वालिफिकेशन है जी, एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉय ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय। देखें कंपनी का एम्प्लॉय मुमकिन है उसका कोई और बिजनेस हो, कंपनी के किसी ऑफिसर की का कोई और कंपनी भी हो, कंपनी के किसी डायरेक्टर का कोई अपना बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या किसी किस्म का और बिजनेस हो, उस बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, वो ऑल दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉय का वो एम्प्लॉय है, इस कंपनी के ऑफिसर का वो एम्प्लॉय है, इस कंपनी के डायरेक्टर का वो एम्प्लॉय है। तो जाहिर सी बात है उस एम्प्लॉय पर इन्फ्लुएंस होगा कि भाई मैंने अगर अपने बॉस के, देखें ये कंपनी का एम्प्लॉय है लेकिन उसका बॉस है, कंपनी का ऑफिसर है लेकिन इसका बॉस है किसी दूसरे बिजनेस में, तो वो कभी भी अपने बॉस के ख़िलाफ़ ओपिनियन नहीं देगा, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देगा, वो तो बाउंड हो जाएगा, वो तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उसकी बात पर।
तो कंपनी के एम्प्लॉई, कंपनी के ऑफिसर और कंपनी के डायरेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी दूसरे बिजनेसेस में, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते ऑल्दो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों। फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन है जी स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की वाइफ या डायरेक्टर अगर लेडी है तो उसका हस्बैंड, वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी के डायरेक्टर की जो स्पाउस है या कंपनी की डायरेक्टर का जो स्पाउस है वो इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप है तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, हर वो इदारा, हर वो शख्स जो कंपनी का क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब कंपनी ने जिससे कर्ज लिया हुआ है, कंपनी ने जिससे क्रेडिट लिया हुआ है, वो भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी में। तो वो कभी भी, वो तो थ्रेट करने के लिए, वो पर्सनल बेनिफिट लेने के लिए वो किसी भी किस्म का ओपिनियन दे सकता है। तो कंपनी के क्रेडिटर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, बेशक वो क्रेडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों नहीं है, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। सिक्स है जी द पर्सन हु इज़ इंडेटेड और डेटर ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी का मकरूज़ है, जिसने कंपनी से कर्जा लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोई बैंक है, कंपनी कोई इंश्योरेंस फर्म है, कंपनी कोई मनी लैंडर है जो लोगों को कर्ज देती है, कंपनी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। अगर उसने किसी को कर्ज दिया हुआ है, वो कर्ज लेने वाला बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, बेशक अपनी फील्ड में जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी अपने डेटर से ऑडिट नहीं करवा सकती। इसकी क्लियर कट वजह है कि वो डेटर तो पहले ही आपके अंडर होता है, आप पर डिपेंडेंट होता है, वो तो आपसे थ्रेट होगा, वो तो आप पर आपका उस पर इन्फ्लुएंस होगा। तो कंपनी अपने डेटर से, बेशक वो डेटर कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, उससे ऑडिट नहीं करवा सकती, वो डिसक्वालीफाइड है। तो ये 6 हमने डिसक्वालिफिकेशन पढ़ी जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कंपनीज एक्ट में बेसिकली ये जो 7th नंबर है, 8th नंबर है, 9th नंबर है और 10th नंबर, ये जो 4 डिसक्वालिफिकेशन हैं ये कंपनीज एक्ट में ऐड की गई हैं। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में नहीं थी, लेकिन कंपनीज एक्ट में इन 4 न्यू डिसक्वालिफिकेशंस को ऐड किया गया है। तो फर्स्ट 6 हमने डिस्कस कर ली जी। 7th डिसक्वालिफिकेशन है एनी पर्सन हु हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी पर्सन जिसने गारंटी दी हो किसी थर्ड पर्सन के हवाले से, मतलब कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उससे कोई कर्ज लेने आया तो कंपनी ने उसे पर्सनल सिक्योरिटी मांगी, शख्सी ज़मानत मांगी कि भाई आप किसी की ज़मानत लेकर आएँ, तो एक शख्स ने या एक इदारे ने उसकी ज़मानत दे दी। अब वो शख्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। अब जिस शख्स ने किसी दूसरे की ज़मानत दी हुई है कंपनी के सामने, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उससे ऑडिट नहीं करवा सकते क्योंकि जिसने तो गारंटी दी हुई है वो तो कंपनी से पहले ही डरता है, वो तो कंपनी से पहले ही कंपनी की उसको डर है कि भाई कहीं उसे ज़िम्मेदार ना ठहरा दिया जाए, उसे क्लेम ना कर लिया जाए कि भाई तुमने गारंटी दी हुई थी, तुमने सिक्योरिटी दी हुई थी, तुम ज़िम्मेदार हो, तुम पे करो ये अमाउंट। तो वो भी उसकी हालत भी मकरूज़ की तरह की होती है जिसने गारंटी दी हुई होती है। तो किसी ऐसे पर्सन से ऑडिट नहीं करवाया जा सकता, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, जिसने कंपनी के थर्ड पर्सन की गारंटी दी हो कंपनी के आगे, तो वो भी डिसक्वालीफाइड है। 8th डिसक्वालिफिकेशन है जी कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऑडिट फर्म जिसका कंपनी के साथ कोई बिज़नेस रिलेशनशिप हो। बिज़नेस रिलेशनशिप का मतलब है जिसके कंपनी में शेयर्स हों, कंपनी में किसी किस्म की डायरेक्टरशिप हो, कंपनी में किसी किस्म की उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा शख्स या ऐसा इदारा, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट शख्स है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जिसका कंपनी के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप है, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, मतलब रूटीन से हटकर, रूटीन में देखें आपका बिजनेस रिलेशनशिप है जी, आपके कस्टमर्स होते हैं, वो आपसे चीज़ें ख़रीद कर ले जाते हैं, वो उन कस्टमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा शख्स या फर्म जो जिसका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, आप बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, कंपनीज एक्ट
17 के सेक्शन 247 के मुताबिक वो डिसक्वालीफाइड हैं, आप उनसे ऑडिट नहीं करवा सकते। 9th डिसक्वालिफिकेशन है जी, एनी पर्सन या ऑडिट फर्म हु हैज़ कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, जो मुजरिम करार दे दिया गया हो किसी भी पाकिस्तानी अदालत में, इन्वॉल्विंग फ्रॉड, क्योंकि उसने फ्रॉड किया होगा। कन्विक्टेड का मतलब ये है जी उसको उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, सब प्रूफ हो चुका है जी कि उसने फ्रॉड किया था। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की किसी अदालत ने फ़ैसला सुना दिया हो कि वो कन्विक्टेड है, वो ज़िम्मेदार है, वो मुजरिम है, उसने फ्रॉड किया है, वो 10 साल तक डिसक्वालीफाइड रहता है। वो मुकदमा ख़त्म होकर 10 साल गुज़र जाएं तो फिर वो क्वालिफाइड होगा, जब तक वो 10 ईयर इलैप्स्ड नहीं हो जाते, गुज़र नहीं जाते उस कन्विक्शन के, उस फ़र्द जुर्म आयद होने के, तब तक वो डिसक्वालीफाइड रहेगा। हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैज़ नॉट बीन इलैप्स्ड, जब तक 10 साल नहीं गुजर जाते फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, उस फैसले के आने के 10 साल गुज़र जाने के बाद वो क्वालिफाइड होगा। 10 साल जब तक नहीं गुज़र जाते तब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, वो डिसक्वालीफाइड रहेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी 10th डिसक्वालिफिकेशन है, हु इज़ नॉट eligible to act an auditor under the code of ethics as adopted by Institute of Chartered Accountants of Pakistan or Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan as the case may be। एज द केस में भी का मतलब देखें जी, पाकिस्तान में दो ही क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रेगुलेट करने वाला इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान ICAP है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रेगुलेट करने वाला इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देना है, इजाज़त देनी है प्रैक्टिस करने की, ऑडिट करने की, वो ICAP ने देनी है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देना है वो कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान ने देना है। अगर ये दो इदारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को नॉट एलिजिबल करार दे दें कि भाई ये ऑडिट करने के काबिल नहीं है, कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल हुई हैं या किसी भी किस्म की कंप्लेन है, या उन्होंने ICAP के या ICMAP के जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो ICAP या ICMAP उनको नॉट एलिजिबल करार दे देता है कि इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स की असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी की है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, वो कानून जो ICAP या ICMAP अडॉप्ट कर रहा था, दैट्स वाई ये एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिनको उनके रिस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसक्वालीफाई कर दें, नॉट एलिजिबल कर दें, वो डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं ऑडिट करने के लिए। बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप उनसे ऑडिट नहीं करवा सकते। तो अब तक हमने 10 डिसक्वालिफिकेशन पढ़ ली हैं। नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन है एनी लिमिटेड कॉरपोरेशन। देखें, जिस तरह एक सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस होता है, एक पार्टनरशिप का बिज़नेस होता है, और एक कंपनी का बिज़नेस होता है। कंपनी जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली कंपनी जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड कॉरपोरेशन, जिस तरह आप हर बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, सोल ट्रेडरशिप का, पार्टनरशिप का, कंपनी का, इसी तरह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ये चाहें तो अपने आप को एज आ सोल ट्रेडर रजिस्टर्ड करवा लें, एज आ पार्टनर रजिस्टर्ड करवा लें, या ये चाहें तो अपने आप को लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें। अब अगर ये लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें तो ये डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। तो अगर वो लिमिटेड कॉरपोरेशन बना लें, लिमिटेड कंपनी बना लें, लिमिटेड का मतलब है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो अप टू सम एक्सटेंट, तो कंपनीज एक्ट 2017 उन्हें डिसक्वालीफाई कर देता है। यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर लिमिटेड कॉरपोरेशन डिसक्वालीफाइड हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फिर लिमिटेड कॉरपोरेशन बनाते ही क्यों हैं? इशू ये नहीं है, मसला ये है कि देखें, जब कंपनीज एक्ट 2017 ने डिसक्वालीफाई कर दिया ना, तो अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लिमिटेड कॉरपोरेशन के तौर पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते ही नहीं हैं। उन्हें पता है भाई अगर हम करवाएंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर ही नहीं सकते।
और अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो लिमिट है, ये ख़त्म कर दी जाए डिस्क्वालिफिकेशन में से, मतलब कंपनीज एक्ट अगर इसको रिमूव कर दे, फिर तो हर कोई बनाना शुरू कर देगा। तो भाई कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन इस वजह से लिखी हुई है ताकि कोई भी लिमिटेड कॉरपोरेशन ना बनाए, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर बनाएंगे तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी वो जो चाहें कर सकते हैं, जिसका मर्जी छोटे मोटे जो बिज़नेस हैं उनका ऑडिट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा उसके लिए लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है वो डिस्क्वालीफाइड है। तो इस कंडीशन के आने के बाद जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने लिमिटेड कॉरपोरेशन बनाना ही छोड़ दी। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वो शख्स बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसके कंपनी में शेयर्स हैं, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। इफ़ एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म का मतलब देखें जी, एक ऑडिट फर्म में जैसे मैंने बताया कि अकेला एक शख्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी ऑडिट फर्म बना सकता है। 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर ऑडिट फर्म बना सकते हैं कि 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर एक ऑडिट फर्म बना ली, बाकी स्टाफ हायर किया और वो ऑडिट का काम कर रहे हैं। कोई भी ऑडिट फर्म अगर उसके किसी भी पार्टनर के कंपनी में शेयर हुए, किसी भी ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर के अगर शेयर्स हुए, तो एक पार्टनर के शेयर्स होने की वजह से पूरी की पूरी ऑडिट फर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। देखें 12th पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का एक शेयर होल्डर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसके कंपनी में शेयर्स हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड है। 13th पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट फर्म के किसी एक पार्टनर के भी अगर शेयर्स हैं, ऑडिट फर्म के किसी एक पार्टनर के भी शेयर्स हैं, तो पूरी ऑडिट फर्म ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो वो पूरी ऑडिट फर्म में बाकी तीनों के बेशक शेयर ना हों, सिर्फ एक के शेयर्स हों, तो वो कह दें भाई हम 3 करेंगे, 3 जो है वो ऑडिट करने आएंगे, वो एक नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी की पूरी ऑडिट फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी किसी एक पार्टनर के शेयर्स होने की वजह से। लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, ये बड़ी टेक्निकल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एनी पर्सन हुज माइनर चाइल्ड मीन ऐसा चाइल्ड, ऐसा बेटा उसका, ऐसी बेटी उसकी, ऐसा उसका बच्चा जिसकी एज लेस देन 18 ईयर है, हैव शेयर्स इन कंपनी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका एक माइनर चाइल्ड है, उसको विरासत में शेयर्स मिल गए हैं या किसी तरह से उसके पास शेयर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके चाइल्ड के शेयर्स हैं कंपनी में। अब कंपनी में शेयर उसके चाइल्ड के हैं, लेकिन कंपनी में उसके माइनर चाइल्ड के शेयर्स होने की वजह से वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि माइनर चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, तो माइनर चाइल्ड के शेयर्स अगर होंगे तो जिस तरह शेयर होल्डर डिस्क्वालीफाइड हैं, पार्टनर जो है वो डिस्क्वालीफाइड है, इस तरह इस माइनर चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं, बेशक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि उसके माइनर चाइल्ड के शेयर्स हैं, तो ये शेयर होल्डर्स ही तरह जो है वो एक्ट करेगा। लेकिन देखें अगर वो माइनर चाइल्ड जो है उसकी एज जो है वो 18 ईयर से अबव हो जाती है, वो माइनर चाइल्ड नहीं रहा, वो 18 ईयर का हो गया, तो कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले वो खुद कर सकता है, उसको किसी गार्डियन की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक मेजर चाइल्ड के शेयर होना कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा है, बेटी है, उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, वो मेजर चाइल्ड है, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है, तो कंडीशन सिर्फ ये है कि उसके माइनर चाइल्ड के शेयर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हुआ अगर उसका मेजर चाइल्ड है जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है, कानून के मुताबिक इसे ऑडिट करवाया जा सकता है। अगर आप ये तीनों लास्ट पॉइंट देखें तो तीनों में शेयर होल्डिंग्स का डिस्कस किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म है, ऑडिट फर्म है, उसके किसी पार्टनर्स के शेयर्स हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके माइनर चाइल्ड के शेयर्स हैं। इन तीनों पॉइंट के बारे में ये नोट बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप कंपनी जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है, ऑडिटर को अपॉइंट करने का बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो बाद में पता चला कि हमने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया वो तो शेयर होल्डर है, या उसके पार्टनर के शेयर्स हैं, या उसके माइनर चाइल्ड के शेयर हैं,
तो आप उस ऑडिटर को निकाल देंगे और दोबारा अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के लिए बाकायदा मीटिंग होती है, बाकायदा एक प्रोसीजर अप्लाई होता है, वो बार बार करना इतना आसान नहीं है। तो फिर कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है इन तीनों पॉइंट के हवाले से कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद उसकी शेयर होल्डिंग्स का पता चलता है कि भाई उसके शेयर्स हैं या उसके पार्टनर्स के शेयर्स हैं या उसके माइनर चाइल्ड के शेयर हैं, इफ़ द फैक्ट अबाउट शेयर होल्डिंग इज़ डिस्क्लोज आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगर शेयर होल्डिंग्स के बारे में कंपनी को पता चलता है अपॉइंटमेंट के बाद, वो शेयर होल्डिंग्स मतलब उसके शेयर्स हैं, बेशक उसके अपने शेयर्स हैं, उसके पार्टनर के या माइनर चाइल्ड के, उसके बारे में अपॉइंटमेंट के बाद पता चलता है, तो कानून ये आपको इजाज़त देता है देन ही और शी इज़ क्वालिफाइड इफ़ दे सेल शेयर्स विद इन 90 डेज़, उन्हें 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो सेल कर दें शेयर्स, वो डिसइन्वेस्ट कर दें, वो जो उन्होंने शेयर्स कंपनी में ख़रीदे हैं वो उनको क्या कर दें, सेल कर दें, डिसइन्वेस्ट कर दें। तो डिसइन्वेस्ट करने के लिए 90 डेज़ का टाइम जो है कानून उन्हें देता है कि 90 डेज़ में वो उसे डिसइन्वेस्ट कर दें, अपने शेयर्स को बेच दें, तो वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। बेशक उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने शेयर्स हैं, बेशक उसके पार्टनर के शेयर्स हैं या उसके माइनर चाइल्ड के शेयर्स हैं। तो यहाँ तक हमारा डिसक्वालिफिकेशन का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपने लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपको उनके बारे में आउटलाइन बता दूं। आज के लेक्चर में हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस की। स्टैट्यूटरी ऑडिट पाकिस्तान में किन के लिए लाजमी है ऑडिट करवाना, वो डिस्कस किया। स्मॉल कंपनीज़ को ऑडिट से क्यों एग्जाम्पशन दे दी गई है, ये डिस्कस किया। क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर हमने डिस्कस कर ली। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन का टॉपिक है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ISA 210 से रिलेटेड 2 केस स्टडीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप्स हो कि लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।